हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन ईडियम्स करेंगे, है ना। काफ़ी दिन हो गए ईडियम्स पढ़े हुए। 100 ईडियम्स मैं कवर कर चुकी हूँ, उनके साथ में मैं आपको वर्कशीट्स दे चुकी हूँ। आज मैं 50 ईडियम्स और आपके साथ करूँगी। ये 50 ईडियम्स आपको एवरीडे यूज़ में देखने को मिलेंगे और ये 50 ईडियम्स जो हैं आपको आने चाहिए, है ना। इनको बैठ के रटना नहीं है, इनको समझना है, सेंटेंसेस बनाने हैं और नोटबुक में लिख लेना है। 2 बार 3 बार भी रिवाइज करोगे, यूल बी डन विद देम। ओके, जैसे मैंने बोला ना, अभी बी डन विद देम। यस, चलो। फर्स्ट इडियम आज का, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका मतलब होता है कि आपने एक चाल चली और 2 काम हो गए, है ना। जैसे ओके, घर से निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और वहीं पर ऑफिस का बीच में कोई काम आया है, तो बस मैं 2 मिनट ऑफिस में कोई साइन करना है फाइल पे, मैं वो भी कर आऊँ और घर आते टाइम मैं शॉपिंग भी कर आऊँ। तो मैं घर से निकल तो रही हूँ, तो मैं ये दोनों काम एक साथ कर लूँ। समझ में आ गया, रिलेटिविटी समझ में आ गई कि मैं ऑलरेडी कोई काम करने के लिए निकलूँ या फिर मैं ऑलरेडी कोई काम करने के लिए अपना अटेंशन स्टार्ट करूँ और उसके साथ साथ मैं दूसरा काम या तीसरा काम भी कर लूँ, तो तब मैं बोलूँगी किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। मतलब मैंने एक पत्थर मारा और 2 चिड़िया मर गई। मत मारो, चिड़ियाओं को नहीं मारना है, ठीक है। इडियम्स क्यों यूज करते हैं अपन, बाय द वे, अगर आपने फर्स्ट 2 क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं या फिर आप भूल गए हैं, इडियम्स क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई कर सकें, है ना, या फिर डेकोरेट कर सकें। ये क्यों करना होता है? ताकि आप अपने वर्ड्स को अट्रैक्टिव बना सकें, आप अपनी लैंग्वेज को क्रिएटिव कर सकें। इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है और आपकी लैंग्वेज, जो आपने लिखा है या जो आपने बोला है, वो इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। इसके मार्क्स मिलते हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और इसके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनेंगे और आएंगे। सेकंड, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई ऐसी चीज आपको खरीदनी पड़े जिसकी कीमत चुकाने के लिए आपको एक तो अपना हाथ देना पड़ जाए और एक अपना पैर देना पड़ जाए, तो कितनी महंगी चीज होगी ना, है ना। जैसे एक वो मीम नहीं घूमता है क्या कि आईफोन लेने के लिए एक किडनी बेच दी, ठीक है। तो वो मीम के रूप में यूज हो रहा है, ये ईडियम के रूप में यूज हो रहा है, चीज दोनों में एक ही है। कोई ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आपका एक हाथ और एक पैर आपको देना पड़ जाए। दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। फिर फोन ही क्यों, सिर्फ मतलब बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, हिट द बुक्स का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। बुक्स पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन हिट द बुक्स मतलब पढ़ाई में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। हिट द बुक्स, आपको बहुत हार्ड पढ़ाई करनी, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी हार्ड। फिर है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये शायद मैंने आपको पिछली बार भी एक एग्जाम्पल के रूप में यूज करके बताया था। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स का मतलब होता है, इसका एक और रिलेटिव यूज होता है, जैसे सिमिलर, सिमिलर इडियम, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन दोनों का मीनिंग बहुत सिमिलर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो दिख रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय कि शब्दों के। आपने प्रॉमिस तो कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने पार्टनर को, जो भी आपकी स्पाउस को, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ठीक है। ये होते हैं शब्द। और जब उन्हें जरूरत थी, तबीयत खराब है या फिर किसी भी कारण से उनको वो ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, तो घर का ध्यान भी रखना है, तो आपने भी छुट्टी ले ली, सिर्फ आप उनको घर का ध्यान, आप घर का भी ध्यान रख सकें, बच्चों का भी रख सकें और उनका खुद का भी ध्यान रख सकें, ठीक है। ये हैं आपके एक्शंस। और आपके शब्द क्या थे? मेरी जान, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये आपके शब्द थे। ज्यादा वैल्यू किस चीज में है? एग्जैक्टली उसी का एक मोर रिफाइंड वर्जन है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये जनरली साइट के लिए यूज होता है, पेंटिंग्स के लिए यूज होता है। यहां लिखा है एक ऐसी इमेज के लिए यूज होता है जिस इमेज को, जिस फोटो को देखना ही काफी है। वो फोटो खुद इतना सबूत है कि आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी, किसी के समझाने की या फिर सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द सीन, शो द फोटो, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है। यहां पर लिटरल यूज किया हुआ है, मैंने आपको दोनों बता दिए। फिर है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एक वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, आई थिंक मोहित सूरी की, वो रोमांटिक मूवीज वही बनाता है, अभी सैयारा आई थी, उसमें भी ऐसा ही एक डायलॉग था। मैं आपको वो जनरल से बताती हूँ। जितनी दूरी होगी उतना ही हम करीब आएंगे, बोलते हैं ना, मतलब वो फिल्मी डायलॉग होते हैं ना। उसका क्या मीनिंग है, उसका सेंस क्या निकलता है कि डिस्टेंस जब होता है दो लोगों के बीच में, तो उनकी वैल्यू का एक दूसरे को पता चल जाता है,
ठीक है। जब मैं अपने घर चली जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को पीछे से जो ज़रूरतें महसूस होती है ना कि फलां चीज़ कहाँ रखी हुई है, इसको कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, ये सब वो बहुत ही फर्जी सी ज़रूरतें हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरी वैल्यू का तब पता चल रहा है जब मैं अपने घर चली गई। ये मेरे साथ लागू होती है, ये आपके साथ लागू होती है, सबके साथ लागू होती है, कोई स्टाइल मत मारना मेरे सामने, मेरे को सब पता है, ठीक है। ओके, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर। तो जब आप किसी से दूर होते हैं तो उनकी ज़रूरत, उनसे जो आपका लगाव है, जो प्रेम है, वो बढ़ता है, ठीक है। आफ्टर द ट्रिप आई रियलाइज्ड एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, मतलब हम घूमने गए थे लेकिन होम सिक हो गए, घर की याद आने लग गई। अरे तुम घूमने गए हो यार, लेकिन घर की याद आने लग गई। तो घर से दूरी मुझे ये बताती है कि मैं घर पे कितना सेफ फील करता हूँ, कितना रिलैक्स्ड फील करता हूँ, ये सब कुछ, ठीक है। ओके, फिर है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। कहने का मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लिटरली भी अपन ऐसे ही यूज करते हैं, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एवरी रिच गाय इज नॉट इंटेलिजेंट। बोलते हैं ना सब कि जस्ट बिकॉज वो रिच है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सही है ना। जस्ट बिकॉज उसने एक एग्जाम पास कर लिया थोड़ी है कि वो मेरा मालिक हो गया। बहुत अपन बहुत रफ टोन में, बहुत लोकली अपन ये वर्ड्स यूज करते हैं। इंग्लिश में इसका इडियम है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। अपीयरेंस क्या है, ठीक है। द जॉब सीम्ड परफेक्ट बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत में तो मैं इसका 4 गुना कमा लेती। ये सब बातें जो अपन बोलते हैं वो इसी इडियम के लिए यूज होती हैं। फिर है बेटर लेट देन नेवर। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब अपन बहुत कोई घुमावदार सड़कों पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब टर्न्स आते हैं तो बैनर लगे हुए होते हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं, दुर्घटना से देर भली, है ना। दुर्घटना से देर भली यही लिखा हुआ होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दुर्घटना हो जाएगी, बचोगे ही नहीं, घर पहुंचोगे ही नहीं, उससे बढ़िया है कि थोड़ा देर से घर पहुंच जाओगे। यही होता है इसका मतलब, है ना। आराम से चलाओ, रूल्स फॉलो करो, ब्रेक्स लगाओ अच्छे से, ये सभी होता है। ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दुर्घटना से देर भली। सेम चीज है बेटर लेट देन नेवर। धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, घर लेट पहुंच जाना उस सिचुएशन तो बेहतर है कि घर पहुंचो ही नहीं। ऐसा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अपन सब देखते हैं, है ना। तो वो सब क्यों होते हैं? नेग्लिजेंस से। तो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो ताकि आप लेट तो पहुंचो लेकिन कभी ना पहुंचो, ऐसी सिचुएशन भी ना आए। इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। उस कंडीशन में भी यूज, इसका मैंने लिटरल मीनिंग बता दिया है कब यूज करते हैं और कौन सी सिचुएशन है वहां पर भी आपके सामने है। ही फाइनली अपोलोजाइज्ड बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। उसने कम से कम माफी तो मांगी, कभी नहीं मांगता मुझे ज्यादा बुरा लगता, कम से कम लेट ही मांगी, कोई बात नहीं, माफी तो मांगी। ओके, फिर है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही तरीके की चिड़ियां जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं, एक झुंड में रहती हैं, है ना। साइबेरियन क्रेन के फ्लॉक में आपको हमिंग बर्ड नहीं मिलेगी। दैट इज सच अ वियर्ड एग्जाम्पल। साइबेरियन क्रेन होती है इतनी बड़ी, हमिंग बर्ड होती है इतनी सी। एनीवे, समझ में आ गया। तो एक तरीके के सोच के लोग, एक तरीके की मानसिकता के लोग, एक तरीके की रेस के लोग, एक तरीके की लैंग्वेज के लोग, एक तरीके की रिलीजन के लोग, कहने का मतलब सिमिलर लोग जो हैं वो सिमिलर कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा इंटरमिंगलिंग जो होती है वो उनको डिस्टर्ब करती है। सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद देमसेल्व्स, दोज टू आर ऑलवेज टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। गुड। फिर है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो आपको जिनके कारण आप सरवाइव करते हैं उन्हीं लोगों का नुकसान करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। यही होता है इसका मीनिंग जनरली, और बहुत सीरियस टोन्स में इसको यूज किया जाता है। डोंट हार्म दोज हु हेल्प यू। आज आपकी किसी आपके फ्रेंड ने हेल्प करी, कल आपको उस फ्रेंड की हेल्प करनी पड़ सकती है, लेकिन जब उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उसको आपकी हेल्प की जरूरत उसको पड़ेगी, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने कंपटीशन में खड़े हों, ठीक है। तो फिर कैसे चूज करोगे? इट्स अ फूड फॉर योर थॉट। ओ बाय द वे, एक और इडियम जो मैंने अभी भी बोला, फूड फॉर थॉट। मैं आपको विचार करने के लिए एक टॉपिक दे रही हूं, उसको कहते हैं फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट, इजी कम इजी गो। जो चीजें आपको कमानी नहीं पड़ी, जो चीजें आपको बस मिल गई, उनको आप आसानी से खो भी दोगे, ठीक है। थिंग्स गेन्ड इजीली आर लॉस्ट इजीली, है ना। गिफ्ट मिलता है तो बहुत पर्सनलाइज्ड अगर गिफ्ट होता है, खास ने किसी ने दिया है तो हम उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन बर्थडे पार्टी है, 300 लोगों की पार्टी है, कोई भी आया है, गिफ्ट मिला है, उनमें से आधे गिफ्ट अगर खो भी गए तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है, जो कि बहुत गलत बात है बाय द वे, ठीक है। हम बहुत सोच समझ के लोगों को गिफ्ट देते हैं, उनको खो जाता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छी बात नहीं है ये। बट जो चीज़ें आपको कमानी नहीं पड़ी, जिनके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आपको मिल गई,
वो अगर कल को आपके पास नहीं भी होती हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली आप खो देते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते, उनको संभाल के नहीं रखते। ही वन द मनी गैम्बलिंग, उसने जुए में पैसा कमाया और उड़ा दिया। ठीक है, अगर मेहनत करके पैसा कमाया होता जुए में नहीं लगाता ना फिर, है ना। गुड। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, किस्मत उनका ही साथ देती है। आई थिंक ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, उसकी कोशिश में लग जाती है। यही है, किसी चीज़ को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये क्यों, इसका क्या सेंस निकला? इसका सेंस यही निकला कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे, अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होगे, आपकी किस्मत ज़रूर चमकेगी। ठीक है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ये जो बोल्ड है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेवरी के लिए ही यूज़ नहीं होता है, ये आपकी मेहनत के लिए भी यूज़ होता है। इट नीड्स अ सर्टन काइंड ऑफ करेज टू कीप गोइंग एट समथिंग, है ना। लोग 3 बार फेल हो गए एग्जाम में, 4 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, पर फिर भी एग्जाम दे रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्व्स कि मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, और वो कर जाते हैं। होते हैं ना, अपन सबने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, 6-7 बार लोग एग्जाम देते हैं, नहीं पास होते हैं, लेकिन फिर लास्ट टर्न एक और एग्जाम देने को, अब की बार लास्ट है, बस अब की बार मेरे को करना है, एंड देन दे विल टर्न आउट टू बी रैंक होल्डर्स। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ओके, उसके बाद में है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका एक स्लैंग वर्जन भी है, गाली का रूप भी है। अपन बोलते हैं गेट योर शिट टुगेदर। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों सही हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं लिखना है गेट योर एक्ट टुगेदर, लिखना है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बिहेव प्रॉपरली, स्टार्ट अ फ्रेश, स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा मैं बता देती हूँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शो है सूट्स करके, ठीक है ना, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, पर्सनल असिस्टेंट को बोलता है गेट योर एक्ट टुगेदर, यू विल नॉट बी स्मोकिंग पॉट फ्रॉम टुमारो, यू विल कम ऑन टाइम, ठीक है, यू विल स्टडी हार्ड, यू विल डू दिस, यू विल डू दैट। लेकिन वहाँ पर गेट योर एक्ट टुगेदर बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये एक सेंटेंस, ये एक इडियम इस सीरीज में कई बार यूज हुआ है, कई बार। ठीक है, गेट योर एक्ट टुगेदर। उसके बाद में हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है कोशिश करते रहो, है ना, एक दिन सफलता मिल जाएगी। इसमें और फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड में फ़र्क है। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज़ होता है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो। लेकिन हैंग इन देयर थोड़ा सा हल्का वर्जन है। हैंग इन देयर हम मोटिवेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। कोई एग्जाम दे रहा है, थक गया है, नई पढ़ाई हो रही है, बस बुक्स फेंकने वाली लेवल पे आ चुका है, तो कोई उसके पास जाके बोलेगा जस्ट हैंग इन देयर, काम डाउन, ठीक है, 2 दिन का ब्रेक ले लो एंड देन स्टार्ट अ फ्रेश। हैंग इन देयर मतलब रुको, मेहनत करते रहो, थक गए हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो, गैप ले लो, लेकिन मेहनत करते रहो। परसीवियर, परसीवियर का मतलब यही होता है, मुश्किल वक्त है, आपका डिप्रेशन का टाइम है, आप परेशान हैं, थोड़ा गैप ले लो, लेकिन मेहनत से ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, परसीवियर। ओके, उसके बाद में है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब कुछ ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है जो ऐसे नखरे दिखाए जा रहे हैं। जैसे इडियम्स की बात है, इडियम्स, लर्निंग इडियम्स, यूजिंग इडियम्स, दे आर नॉट रॉकेट साइंस, दे आर वेरी इजी, समथिंग दैट इज वेरी इजी, वेरी कॉमनली यूज्ड, बस उसको समझने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट की जरूरत है एंड देन यू विल बी गुड इन इट। ठीक है, सो समथिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उसके बाद में है जंप टू कंक्लूजन्स। जंप टू कंक्लूजन्स मतलब जब आप कोई ओपिनियन बना लिया आपने, इवेंट पूरा हुआ नहीं, एपिसोड खत्म हुआ नहीं, एपिसोड से मेरा मतलब टीवी का एपिसोड नहीं है, कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन फिनिश नहीं हुई है, लेकिन आपने ऑलरेडी ओपिनियन बना लिया किसकी साइड आपको लेनी है, झगड़ा कंप्लीट हुआ नहीं है 2 दोस्तों के बीच में, लेकिन तीसरे वाले दोस्त ने ऑलरेडी अपने माइंड में साइड ले ली है, हो सकता है वो गलत साइड ले ले। ठीक है, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट हियरिंग द फुल स्टोरी। मैंने एग्जाम्पल भी वही लिखा है। ठीक है, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट हियरिंग द फुल स्टोरी। पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद में बताना कौन सही है कौन गलत है, पहले ही नहीं बता दो कि यार ये तू गलत है वो सही है, ऐसा मत करो। ठीक है, उसके बाद में है कीप इट अंडर योर हैट। मतलब अंडर योर हैट का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा के रखना, किसी बात को दबा के रखना, है ना, किसी को नहीं बतानी है, यानी कि आपको एक सीक्रेट दिया जा रहा है, उसको सीक्रेट ही रखना है, दैनिक भास्कर में छपवाना नहीं है। ओके, कीप इट अंडर योर हैट मतलब कीप इट समथिंग अ वेरी सीक्रेटिव थिंग। उसके बाद में लेंड अ हैंड। लेंड अ हैंड का मतलब यही होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, लेंड अ हैंड, आपने किसी की मदद की। अब ये जो लेंड है ना, इसको अपन पास्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेंट अ हैंड, आई लेंट हर अ हैंड।
इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, मैंने उसकी मदद की थी उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, लेंट अ हैंड। उसके बाद में है मेक एंड मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है फाइनेंशियली आप एट पार हैं, अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को बस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके पास में स्पेयर है, ठीक है। जनरली इंडियन जो मिडिल क्लास है स्पेशली, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास जो है उसके लिए अपन ये टर्म यूज़ करते हैं, ये ईडियम यूज़ करते हैं, दे आर एबल टू मेक एंड्स मीट बट नॉट सेव। वो इतना कमाते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं पर वो सेव नहीं कर पाते ज़्यादा, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। दे आर एबल टू ओनली मेक एंड्स मीट, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल्स उनके पास में लग्जरी है, लेकिन वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, उसके आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। फिर है नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नापसंद हो या जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है। जैसे क्या बताऊँ, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, साइंस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे कि इवेंट होराइजन एक्सप्लेन करो तो अच्छा, वो तो मैं कर सकती हूँ बिकॉज मैंने इतनी मूवीज़ देख ली हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली हैं। बट अगर आप मुझे ये बोलो ना कि कॉमेट्स हर बार चक्कर क्यों काटते हैं, 72 ईयर्स में हेलीज कॉमेट क्यों आता है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वो क्या है बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं जानती कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो वैसे ही साइंस, फिजिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, आई एम एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है एब्सोल्युटली अलर्ट, ठीक है ना। बॉल कैसी होती है, बॉल राउंड होती है, अगर आप बॉल के ऊपर खड़े हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के ये काम करना पड़ेगा, राइट। अलर्ट रहना यानी कि ऑन द बॉल, ऑन द बॉल यानी कि अलर्ट रहना, ओके, एफिशिएंसी दिखाना अपनी। पीस ऑफ योर माइंड। पीस ऑफ योर माइंड का मतलब होता है एक्सप्रेस एंगर और क्रिटिसिज्म। पीस ऑफ योर माइंड को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डू यू वांट अ पीस ऑफ मी, है ना। इसका लिटरल मतलब नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अब तुम जबान मत लड़ाओ मेरे से, वरना मैं सुना दूंगी या मैं कुछ कर दूंगी, ठीक है ना, हाथ उड़ जाएगा मेरा। वो सब जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप गुस्से में होते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि बस चुप हो जाओ, और यू विल हियर अ पीस ऑफ माई माइंड और यू विल गेट अ पीस ऑफ मी। डू नीड अ पीस ऑफ मी, जब झगड़ा करने जाते हैं तो बोलते हैं पीस ऑफ माई माइंड या फिर पीस ऑफ मी, ठीक है। उसके बाद में है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये मैं कई बार क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ, जब भी मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल होता है मेरा यही होता है, ठीक है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होना, इसको लिटरली यही लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आसमान से कुत्ते बिल्ली बरसने लग गए, आसमान से इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई दैट इट फील्स लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ओके। फिर है शूट द ब्रीज। शूट द ब्रीज का मतलब होता है कि बस ऊपर ऊपर से आराम से बस बात कर लेना, और बताओ कैसे हो, घर पे मम्मी पापा हैं, ठीक हैं, कहाँ घूमने गए थे, आजकल क्या कर रहे हो, ये जो ऊपर ऊपर की कैजुअल टॉक्स होती है ना, इनको बोलते हैं शूट द ब्रीज। ब्रीज क्या होती है, ब्रीज होती है बहुत हल्की फुल्की शाम की हवा होती है, सर्दियों के दिनों की, सर्दियाँ नहीं मतलब अक्टूबर के आसपास के दिनों की, है ना, दिवाली के बाद की, तो वो ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा चलती है, उसको कहते हैं ब्रीज, ओके। फिर है आपका स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जिसके बारे में बात हो रही है या जिसने पहली बार वो बात बताई, उसी से आप वो बात सुन रहे हों, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो शाम को आएंगे 8 बजे और देश को संबोधित करेंगे, तो जब आप किसी और से को बता रहे होंगे ना कि ऐसी ऐसी बात हुई है कंट्री में, ऐसा ऐसा होने वाला है, और वो पूछेगा आपको कैसे पता, तो आप क्या बोलोगे, आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सारी बातें आपको बताई हैं। heard it straight from the horse's mouth, straight from the horse's mouth, information from the original source, ठीक है, गुड। उसके बाद में है टेक द केक। टेक द केक का मतलब होता है रिमार्केबल। इसका यूज अच्छा नहीं होता है, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। हिज एक्सक्यूज टेक्स द केक फॉर बीइंग रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद, है ना, कोई हंसी के पात्र बन जाए, कोई रिडिकुलस वैसे नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। रिडिकुलस कोई अच्छा हंसने का पात्र वाली बात नहीं होती है, इट्स अ बैड वर्ड, मतलब नॉट अ स्लैंग वर्ड बट इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो अगर आप उसका एक्सक्यूज सुनेंगे ना कि वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था, तो वो ही पता, वो एक्सक्यूज ही काफी है ये जानने के लिए कि उसका बर्ताव ऐसा क्यों है। इट्स सो रिडिकुलस दैट इवन हिज एक्सक्यूज टेक्स द केक फॉर हिज बिहेवियर, ठीक है। टेक्स द केक, बी द मोस्ट रिमार्केबल, लेकिन घटिया तरीके से, ओके। उसके बाद में है अंडर द थंब। अंडर द थंब का मतलब होता है आप किसी के अंदर किसी के नीचे दबे हुए हैं, किसी का वश है आपके ऊपर, ठीक है ना, कोई और आपको कंट्रोल करता है, अंडर द थंब, ठीक है। जनरली बॉसेस के लिए यूज होता है, ही कीप्स हिज एम्प्लॉइज अंडर हिज थंब, ओके।
तो ये अंडर द थंब होता है। एक और नहीं, वो दूसरा होता है, थंब को ही लेकर एक दूसरा इडियम होता है, ग्रीन थंब। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने घर के आसपास हरियाली का शौक होता है, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, या फिर सड़क किनारे भी वो पेड़ पौधों का ध्यान रख रहे होते हैं, जंगल मेंटेन कर रहे हैं, जैसे यादव पियांग हो गया, ये सब लोग क्या हैं, सिलमर्दा तिमक्का होगी कर्नाटका की, ये सब क्या है, इनका क्या है, दे हैव अ ग्रीन थंब, ठीक है, क्योंकि इनको हरियाली बहुत पसंद है, तो ये पेड़ पौधों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, हरियाली मेंटेन करते हैं। उसके बाद में है वॉक ऑन एगशेल्स, का मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, डर के रहना। जैसे okay, my father has a very short temper, we usually walk on eggshells around him, okay, my father is very short tempered, we usually walk on eggshells around him। एगशेल्स कैसे होते हैं, अंडे के छिलके, उन्हीं को बोलते हैं एगशेल्स, राइट, कितने नाजुक होते हैं, है ना, तो इतना भी आपसे गलती एक्सपेक्ट ना की जाए कि आप एगशेल्स के ऊपर चल रहे, अंडों के छिलकों के ऊपर चल रहे हों और वो तक ना फूटें, मतलब आप जीवन में इतनी सी भी गलती करने के लिए फ्री नहीं हैं, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड, अराउंड हर आई हैव टू वॉक ऑन एगशेल्स, ठीक है। फिर है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, किसी बूढ़े आदमी को कभी आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रॉक वगैरह यूज़ करके दिखाया है ना, आपके दादाजी होंगे घर पे, दादी जी होंगी, है ना, कईयों ने तो स्मार्टफोन खुद यूज़ नहीं किया, लेकिन बाई चांस अगर कोई यूज़ कर रहा है कि फ़ोन करना आता है और फ़ोन उठाना आता है, इतना ही आता है, उनके सामने आप चैट जीपीटी में या ग्रॉक में प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने इमेज क्रिएट करो, तो वो सीख लेंगे क्या, मतलब वो देख के ऑ इंस्पायर तो हो जाएंगे, लेकिन वो सीख लेंगे क्या, पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। यस, बिकॉज यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग, ठीक है। जब आपके घर, अगर आपके घर में पेट है तो आपको पता है कि जब वो पेट बहुत ज़्यादा यंग होता है, छोटा होता है, पपी होता है, तभी आप उसको कुछ जंप, सिट, है ना, डोंट बाइट, इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो सिखा सकते हैं, उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिखा सकते हैं। जब वो 10 साल से 8-9 साल से आपके पास है तो उसके बाद में कोई आप नई ट्रिक नहीं सिखा सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र हो जाती है, वो माइंड नहीं सेट होएगा। यहाँ पर यही है, ग्रैंडपा वोंट यूज अ स्मार्टफोन, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग सम न्यू ट्रिक्स। फिर है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बैंक तोड़ देना, है ना, तो कब तोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी, जब मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं बैंक ही तोड़ लाऊं, है ना, ब्रेक द बैंक, यानी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है या मुझे इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है जो मेरी जेब की औकात से बाहर है, ब्रेक द बैंक। फिर है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस, ब्रिज क्या होता है, दो जगहों को जोड़ता है, तो दो लोगों को क्या चीज़ जोड़ती है, उनकी रिलेशनशिप, तो अगर आप ब्रिज को बर्न कर देंगे तो उन दोनों जगहों को जोड़ने वाले जो आपका रिश्ता है, जो आपका पॉइंट है, वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको खत्म कर देना, मतलब बर्न द ब्रिज, ओके, रूइन रिलेशनशिप्स इररेपरेबली। अब उस रिलेशनशिप को आप कभी ठीक नहीं कर सकते, तब आप बर्न द ब्रिज यूज करेंगे। फिर है कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है इंचार्ज होना, किसकी अथॉरिटी है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, कॉल द शॉट्स। फिर है डॉज अ बुलेट, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आपके सामने आने वाली थी लेकिन आप बाल बाल बच गए, मतलब बुलेट आ रही है और यूं निकल गए। रजनीकांत की मूवीज देखी है ना, तो यूं एकदम सामने से ना गुंडे लोग हैं, उनको गोलियां मार रहे होते हैं और वो यूं 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 करके हट जाते हैं ठीक है, तो वो होगा आपका डॉज द बुलेट, ठीक है। कोई सीरियस प्रॉब्लम आने वाली थी लेकिन आप उसको अवॉइड कर गए, उसको आने से पहले ही आप बच गए, ये होगा आपका डॉज द बुलेट। फिर है फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है ना, पता भी नहीं चलता, ऐसी कोई बात हो जाती है और आपको तो गुस्सा भी आ गया, तो इट्स वेरी सडन, इट्स वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के लिए फ्लाई ऑफ द हैंडल बोला जाता है। फिर है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है किसी को पता चल गया, है ना, जैसे हियर अबाउट समथिंग सीक्रेटली, गेट विंड ऑफ। कोई दो लोग सीक्रेट शेयर कर रहे थे एक दूसरे से कि मेरी ये बात है और तू ध्यान रखना प्लीज, ये किसी को बताना मत, और कोई तीसरा ना गेट के पीछे खड़े होकर ना यूं सुन रहा है, तो ही गॉट विंड ऑफ दैट सीक्रेट, ठीक है, ओके। किसी को सीक्रेट के बारे में पता चल गया लेकिन सीक्रेटली पता चला है, ओके, कोई भी बात सीक्रेटली पता चली है। उसके बाद में है हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है जो बहुत दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए बोलते हैं दे हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड।
फिर है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है, नटशेल क्या होता है, नट क्या होता है, अखरोट देखा है आपने, है ना, तो दैट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल। ओके, ये देखते हैं अपन, बादाम देखी है या फिर काजू, मैं डायरेक्ट नट की ही बात करने वाली हूँ, नट्स पे ही रहते हैं अपन। क्यों? क्योंकि इन नट्स के ऊपर ये क्या होते हैं, ये हार्ड नट्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, एक शेल होता है ना, और शेल को ब्रेक करके अपने पास में अंदर जो है ना उसको अपन एडिबल बोलते हैं, ये खाने योग्य है। तो नट और उसका शेल, तो उसके भी अंदर जो एक्चुअली खाने की चीज है, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हो रही है। तो समरी हो गई, छोटा हो गया, काम की बात बताओ, कहानी मत बताओ, उसी को कहते हैं इन अ नटशेल, यानी कि समराइज ब्रीफली। इसका दूसरा रूप हो सकता है जो अपन ने पहले भी क्लास में यूज किया है, वो है कट टू द चेज। आसपास की कहानी मत बताओ, मुझे जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, उस पे आओ, वो बताओ, ठीक है। फिर है किक द हैबिट। किक द हैबिट का मतलब होता है कोई आपके अंदर गलत लत थी, कोई आपकी गलत हैबिट थी, उसको आपने करना बंद कर दिया या बंद कर रहे हैं, तो किक द हैबिट होगा। फिर होगा लूज योर टच। लूज योर टच का मतलब होता है कि आपको कोई स्किल आता था, जैसे मुझे स्विमिंग आती थी, मुझे डांस आता था, जो भी आता था, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी और काफ़ी साल बाद काफ़ी साल टाइम बीत गया, उसके बाद में अब मुझे आप बोलोगे कि आज स्विमिंग करके दिखाना, तो आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट टच विद दैट स्किल। क्यों? क्योंकि मैंने कई सालों से उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो अब मैं वो नहीं कर सकती। नो लॉन्गर स्किल्ड एट समथिंग। नो लॉन्ग का मतलब नो लॉन्गर का मतलब होता है कि पहले तो था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है आपका मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बात का बतंगड़ बनाना, हिंदी में है ना, बात का बतंगड़ बनाना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी बात है, तुमने तमाशा खड़ा कर दिया, है ना, एकता कपूर के सीरियल्स में देखने को मिलता है ये चीज़। ओके ओके, उसका अगर जैसे ये क्या नाम है इसका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी वापस स्टार्ट हो गया, राइट, स्टार्ट मतलब फिर रात को 10:30 बजे। उसको अगर आप इंग्लिश डब करके सुनेंगे ना, डबिंग इज अवेलेबल, उसको अगर डब करके सुनेंगे ना, तो इट्स सो फनी, उसमें बहुत सारे ऐसे इडियम्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट एक्टिविटी, तो ज़रूर करना एक बार। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक मतलब, ओके, डेक किसके लिए यूज होता है, कार्ड्स के लिए यूज होता है, ताश के पत्ते उनको कहते हैं, पूरा का पूरा पैकेट अगर है तो उसमें 52 पत्ते हैं, है ना, तो वो क्या है, फुल डेक। तो जब आप खेलने बैठें तो आपके पास में पूरे पत्ते होने चाहिए जीतने के लिए। मुझे नहीं पता कौन सा गेम खेल रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो जब आप खेल रहे हैं और आपके पास में पूरे पत्ते ही नहीं है, आपके पास में हुक्म का इक्का नहीं है, आपके पास में गुलाम क्या क्या होते हैं, जो भी होते हैं, वो सब पत्ते ही नहीं है आपके पास में, तो आप जीतोगे कैसे, राइट। तो ये क्या है, ये बेवकूफ़ाना है। तो आप ऐसा गेम ही क्यों खेल रहे हो कि वहाँ पर आपके पास में पावरफुल पत्ते ही ना दिए जाएं आपको, राइट। इसका मतलब जब कोई ये बोल रहा है ना नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, है ना, जिसके बारे में बात हो रही है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। फिर है आपका ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि मैं जो अब आपको बात बताने वाली हूँ, वो बात कहीं लिखी हुई नहीं है, वो बात किसी ने कही नहीं है, वो एक इंटरप्रिटेशन है, उस बारे में आगे बात नहीं की जाएगी, वो सिर्फ मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इट्स लाइक अ गॉसिप, ठीक है ना, गप मारने वाली जो बात होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसको आप यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, किसी भी कॉन्वर्जेशन में, ठीक है। नॉट ऑफिशियली नोटेड। ऑफ द रिकॉर्ड आई थिंक द पॉलिसी इज फ्लॉड। जैसे किसी पॉलिटिशियन ने ये बात बोल दी कि ऑन द रिकॉर्ड तो बजट के ऊपर वोटिंग हुई, बजट पास हो गया, गवर्नमेंट भी सिक्योर है और ठीक है, सबने सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन बाहर मीडिया वाले पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है बजट कैसा पास हुआ, और खुद भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एमपी बोल दे कि अंदर तो मैंने प्रो वोटिंग ही करी है, यस ही बोला है बजट को, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इट्स नॉट वेरी नाइस दिस ईयर, है ना, खतरनाक बात हो ना, ओके। कभी देखने को मिलेगा ऐसा किसी भी पार्टी की तरफ से? मुश्किल है, मुश्किल ही है। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है कि हम इतनी खतरनाक पार्टी करेंगे आज कि बस दुनिया ही देखेगी, ठीक है। पेंट द टाउन रेड, उसका मतलब यही होता है। रैंक 1 सिक्योर हुई है, नाउ वी आर गोइंग आउट एंड वी आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड, मतलब हम बहुत खतरनाक वाला सेलिब्रेशन करने वाले हैं। फिर है आपका पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब होता है कुछ काम आप कर रहे थे, उसको अचानक से आपने रोक दिया, ओके, पुल द प्लग। फिर है आपका रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन। कोई काम आपको करने के लिए दिया गया लेकिन उसके स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए गए, तो जनरल रूल ऑफ थंब अप्लाई करते हुए आप उस काम को कर लेंगे कि जनरली इस काम को कैसे किया जाता है मैं भी वैसे ही कर लूँ, ओके, ठीक है। उसके बाद में है सी रेड। सी रेड का मतलब यही होता है कि आपको लाल दिखने लग गया, कब, ब्लड शॉट आइज वगैरह, ये सब इन्हीं के लिए यूज होता है,
क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आई एम जस्ट सीइंग रेड नाउ, ठीक है, ओके। उसके बाद में है सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब होता है टू वेट पेशेंटली, मतलब इसका लिटरल मीनिंग यही होता है सिट, और टाइट का मतलब बस इंतजार करो, बस बैठो इंतजार करो, इट विल हैपन। सिट, कीप क्वाइट, सिट टाइट, इट विल हैपन वन डे, ओके। चुप रहो, इंतजार करो, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। कीप क्वाइट, सिट टाइट, द ट्रूथ विल बी आउट वन डे। द होल 9 यार्ड्स मतलब जो भी हो सकता था सब कुछ कंसिडर कर लिया गया, एवरीथिंग पॉसिबल, द होल 9 यार्ड्स। उसके बाद में है टर्न अ ब्लाइंड आई, जब आप किसी चीज को जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। टर्न अवे, टर्न द ब्लाइंड आई, ऐसे ही यूज किया जाएगा, टर्न अ ब्लाइंड आई। फिर है अप द क्रीक विदाउट अ पैडल, यानी कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में अप द क्रीक। क्रीक क्या होता है? एक बहुत ही नैरो सी नदी होती है, नाला टाइप होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? पहाड़ों के बीच में, वैलीज में होता है। तो अप द क्रीक मतलब उस नाली में, उस पतली सी नदी में ऊपर जाना है, और पैडल के बिना जाना है। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है ना, आप कैसे ले जाओगे अपनी बोट को ऊपर तक, है ना? आपके पास पैडल भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, मोटर नहीं है, तो फिर कैसे ले जाओगे? इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एग्जैक्टली, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, ओके। फिर है वाइल्ड गूस चेस, मतलब कुछ ऐसा, अब कोई मर्डर है, कोई थीफ है, वो भाग रहा है और कोई सबूत नहीं छोड़े हैं, बस पुलिस ढूंढ रही है। ढूंढ किसको रहे हो? ना तुम्हें डीएनए मिला, ना तुम्हें कोई एविडेंस मिला, ना तुम्हें कोई विटनेस मिला, तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? इट्स अ वाइल्ड गूस चेज, ओके। सर्चिंग फॉर दैट फाइल वॉज अ वाइल्ड गूस चेज। फिर है, अच्छा ठीक है, आज की 50 हो गई, हो भी गई, इंटरेस्टिंग, आज पता ही नहीं चला मुझे, ओके। 50 हो गए। अब इनका क्या करना है आपको? इनको आपको धीरे धीरे एक दो रोज यूज करने हैं, और अपनी डेली स्पीच में यूज करना है। रिपीटेशन अवॉइड करना है, और बहुत सारे एक साथ नहीं पढ़ने हैं, एक दो रोज पढ़ने हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो कि जगह के हिसाब से बदलते हैं, जैसे 9 यार्ड्स, जैसे अपन बोलते हैं ना, अभी मैंने 2 ही मिनट पहले सिखाया, द होल 9 यार्ड्स। इंडिया में अपन यार्ड यूज नहीं करते हैं, मीटर स्क्वायर, फिट मीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फुट, ये सब यूज करते हैं। स्क्वायर किलोमीटर यूज करते हैं, स्क्वायर माइल्स भी यूज करते हैं कुछ कुछ कंडीशंस में, लेकिन वैसे वो अमेरिकन सिस्टम है। यार्ड अपन यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर यार्ड इन द फॉर्म ऑफ इडियम यूज करते हैं। तो जब आपको यार्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर ईडीएम में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ कल्चरल न्यूएंसेस होते हैं, उनको अपन को एज इट इज यूज करना है। रीजन बाय रीजन वेरी करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको मीनिंग का मतलब होना चाहिए पता। फिर है, आपको रोज इनको लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और फिर रिविजन करना है। एक नोटबुक सेपरेटली मेंटेन करनी है, 300 इडियम्स मैं दूंगी आपको, उसके अलावा 100 इडियम्स की मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और आपको इंग्लिश एंटरटेनमेंट से ये मिलेगा। मीडिया लिखा है मैंने, मीडिया का मतलब यहाँ पर न्यूज़ चैनल नहीं है ना। इंडियन न्यूज़ चैनल्स, कहीं के भी न्यूज़ चैनल्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। मैंने न्यूज़ चैनल सारी दुनिया के खंगाल के देखे हैं, स्काई ऑस्ट्रेलिया हो गया, CNN हो गया, फॉक्स न्यूज़ हो गया, BBC हो गया, आई हैव डन इट ऑल, दे आर ऑल यूजलेस। इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के एंटरटेनमेंट सोर्सेज से, ठीक है। आप नॉवल पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो इंग्लिश में, आप कोई सीरीज देख रहे हो, टीवी सीरीज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, हॉलीवुड मूवी देख रहे हो, ये सब आपको हेल्प करेंगी, आपको और कुछ हेल्प नहीं मिल पाएगी। ये हो गए आपके आज तक 150 ईडियम्स कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और 50 ईडियम्स देखते हैं। थैंक यू।